नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय 6 जैव प्रक्रम हम ले रहे थे। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र की बात हम कर चुके हैं। आज हम देखते हैं बच्चों मानव में वहन कैसे होता है, यानी परिसंचरण कैसे होता है। सबसे पहले हम ये जाने परिसंचरण है क्या। बच्चों, सभी सजीवों में जो भी अवशोषित किए जाते हैं पोषक पदार्थ, जल और इसी प्रकार उत्सर्जी पदार्थ, उन सभी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। और इस क्रिया को यानी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन सभी पदार्थों का पहुंचना वहन या परिसंचरण कहलाता है। तो ये तो बात हुई परिसंचरण क्या है। अब जो तंत्र इससे संबंधित है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिसंचरण तंत्र की परिभाषा किस प्रकार करेंगे बच्चों, देखिए। वाहिनियों से बना तंत्र जिसके द्वारा पोषक पदार्थ, गैसों, हार्मोनों तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन किया जाता है। क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब ये जो परिसंचरण तंत्र है बच्चों, इस परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। कैसे? ये हमारा जो परिसंचरण तंत्र है बच्चों, इसे हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहला है हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र, और वहीं दूसरा हिस्सा है इसका लसिका तंत्र। पहले हम अध्ययन करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र का। रुधिर परिसंचरण तंत्र में फिर से हम तीन चीजों को सम्मिलित कर लेते हैं। रुधिर, दूसरा हृदय और तीसरा रुधिर वाहिनियां। तो इस प्रकार बच्चों इस परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते समय सबसे पहले हम रुधिर की बात करेंगे। उसके बाद हृदय, हृदय कहाँ स्थित है, उसकी संरचना कैसी है, कैसे कार्य प्रणाली करता है वो, रुधिर वाहिनियां कौन कौन सी हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे लसिका तंत्र की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रुधिर से। रुधिर जो है बच्चों, पहले भी हम बात कर चुके, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। आपने कक्षा 9 में भी अध्ययन किया है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इस रुधिर के भी दो भाग हैं। कौन कौन से? इसका तरल भाग जो कि प्लाज्मा कहलाता है। क्या है ये? इसका एक तरल भाग है। और इसमें निलंबित रहती हैं रुधिर कणिकाएं। ये रुधिर कणिकाएं भी बच्चों तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं जरा देखें। तो हम एक संक्षिप्त विवरण ले रहे हैं रुधिर का। सबसे पहली जो कणिका है वो है लाल रुधिर कणिका, जिसे शॉर्ट में RBC कहा जाता है। दूसरी है श्वेत रुधिर कणिका, जिसे संक्षेप में WBC कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और तीसरी होती है कणिका बिंबाणु या प्लेटलेट्स। बिंबाणु, प्लेटलेट्स। कार्य की यदि हम बात करते हैं बच्चों, लाल रुधिर कणिका जो है, यदि आपने यहां तक नोट कर लिया तो बच्चों थोड़ा उधर साइड में लिखना पड़ेगा, एक बार आप इसको नोट कर लें।
सबसे पहले बात हम कर रहे हैं परिभाषा की। वाहिनियों से बना हुआ वह तंत्र जिसके द्वारा पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोनों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन किया जाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम दो भागों में विभाजित करके करेंगे। सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसमें सम्मिलित कर रहे हैं हम रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियों को, और दूसरा तंत्र जो है लसिका तंत्र, जिसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले रुधिर ले रहे हैं, तरल संयोजी ऊतक है, इसके दो भाग हैं। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और दूसरा रुधिर कणिकाएं जो इसमें निलंबित रहती हैं। ये रुधिर कणिकाएं बच्चों तीन प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। बात करते हैं क्या क्या कार्य है इनका हमारे शरीर में। लाल रुधिर कणिका जहां ऑक्सीजन का परिवहन करती है, इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। वहीं डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है। और तीसरी जो बिंबाणु या प्लेटलेट्स है, उसका काम है रुधिर का थक्का बनाना। जब कभी बच्चों हमारे चोट लगती है हल्का फुल्का, जब उसमें से रुधिर बहता है तो हम देखते हैं कुछ समय पश्चात वो बहता रुधिर अपने आप रुक जाता है, उस पर एक पपड़ी नुमा संरचना जो है वो विकसित हो जाती है, उसे ही हम रुधिर का थक्का कहते हैं। तो ये रुधिर का थक्का बनना होता है तीसरी कणिका बिंबाणु के कारण। तो इस प्रकार ये है आपके सामने रुधिर की संरचना। आगे लेते हैं बच्चों हम हृदय। हृदय क्या है? हृदय जो है वो एक पेशीय अंग है, आकार जो है मुट्ठी के आकार का वो होता है। स्थिति कहाँ है इसकी? तो वक्षीय गुहिका में बच्चों दोनों फुफ्फुस के मध्य, लेकिन थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है ये हृदय। पेशीय अंग, मुट्ठी के आकार का, वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित। अब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की है बच्चों की। हृदय में दोनों प्रकार के रुधिर रहते हैं। कौन से दोनों प्रकार के? एक जिसे हम शुद्ध कह सकते हैं, दूसरा अशुद्ध। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध और अशुद्ध की जगह बच्चों ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित या ऑक्सीजन रहित। तो जो रुधिर ऑक्सीजन रखता है यानी ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है उसे हम शुद्ध रुधिर जान सकते हैं, और इसी प्रकार ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसे हम सामान्य भाषा में अशुद्ध रुधिर कह सकते हैं। अब ये दोनों ही रुधिर जब हृदय में रहने हैं बच्चों, तो ऐसी व्यवस्था हृदय में जरूर होनी चाहिए जिससे ये दोनों रुधिर आपस में ना मिल सके। इसीलिए हृदय की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि इसमें कोष्ठ होते हैं। हमारा हृदय 4 कोष्ठीय है। ऊपर के 2 कोष्ठ जो हैं वो आलिंद और नीचे के 2 कोष्ठ निलय कहलाते हैं। जो इसका बायां हिस्सा है, हृदय का जो बायां हिस्सा है उसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर रहता है, जबकि जो दाहिना हिस्सा है उसमें अशुद्ध यानी कि ऑक्सीजन रहित रुधिर रहता है। जानते हैं इसकी संरचना को एक पीपीटी के माध्यम से। मानव हृदय कुछ इस प्रकार की संरचना है बच्चों इसकी। इसमें कोष्ठ हैं, ध्यान से आप देखेंगे
ये देखिए, ऊपर एक कोस्ट ये वाला और दूसरा कोस्ट इस साइड, तो ऊपर के दो कोस्ट बच्चों आलिंद कहलाते हैं। और इधर नीचे आइए थोड़ा सा, तो हम देखते हैं एक कोस्ट ये और दूसरा कोस्ट ये, तो नीचे भी दो कोस्ट हैं। कुल मिलाकर पूरा हृदय 4 कोष्ठों में बटा हुआ होता है। ऊपर के जो 2 कोष्ठ हैं बच्चों, इसमें से ये देखिए, ये जो है ये आपका दायां आलिंद, इधर वाला हिस्सा दाहिना और इधर वाला हिस्सा बायां। तो ये जो है दायां आलिंद और दायां निलय, इसमें सदैव वी ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर रहता है, जबकि ये जो दाहिना, ये जो आपका ये जो बायां हिस्सा है, बायां आलिंद और बायां निलय, इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर रहता है, शुद्ध रुधिर रहता है। दोनों आपस में कभी भी नहीं मिल पाते बच्चों। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि बीच में दीवारें हैं। आलिंद और निलय के बीच में भी दीवार है और बाएं और दाएं भागों के बीच में भी दीवारें हैं। इस प्रकार की कुछ संरचना होती है हमारे हृदय की। जब एक बार आलिंद से निलय के अंदर रुधिर आ जाता है बच्चों, सबसे पहले रुधिर यहाँ इकट्ठा हुआ आलिंद में, और जब ये संकुचित होगा तो रुधिर आएगा निलय में। अब जब निलय में रुधिर आ जाता है तो यहाँ बीच में कपाट होते हैं, यहाँ कपाट हैं, वाल्व हैं, जिसके द्वारा जैसे ही रुधिर सारा यहाँ से नीचे आ जाता है बच्चों, ये कपाट बंद हो जाते हैं और इनकी वजह से रुधिर वापस उल्टी दिशा में नहीं जा पाता, यानी पुनः आलिंद में नहीं जा पाता। तो यहाँ व्यवस्था क्या रहेगी? अब किस प्रकार से रुधिर बहेगा और हृदय के द्वारा कैसे सारे अंगों में पहुंचेगा, जरा इसको समझें। पूरे शरीर से बच्चों जो शिराएं हैं वो रुधिर एकत्र करके लाती हैं, क्योंकि शिराओं में सदैव अशुद्ध रुधिर होता है, ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। उस रुधिर को इकट्ठा करके जब वो पूरे शरीर से लेकर आती हैं तो उसके बाद महाशिरा के द्वारा ये रुधिर आ जाता है दाहिने आलिंद में। जब ये दाहिना आलिंद संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो सारा रुधिर, अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में शिफ्ट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। अब रुधिर को यहाँ तो रुकना नहीं है बच्चों, इस अशुद्ध रुधिर को, ऑक्सीजन रहित रुधिर को शुद्ध होना है, और शुद्ध होने के लिए ये फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, अब ध्यान दीजिएगा, फुफ्फुसीय धमनी, कौन सा रुधिर जा रहा है इसके द्वारा? अशुद्ध रुधिर जा रहा है। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए बच्चों चला जाता है फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस के अंदर चला जाता है और यहाँ आके गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकल जाती है। जब रुधिर शुद्ध हो चुका है फुफ्फुस के अंदर, तो इस रुधिर को फुफ्फुसीय शिरा, फिर से ध्यान से सुनिएगा, फुफ्फुसीय शिरा, अब फुफ्फुसीय शिरा में रुधिर है हमारा शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर, जबकि हमने देखा था शिराओं में कौन सा था? अशुद्ध था। लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में अब शुद्ध रुधिर है। वो रुधिर कहाँ आएगा? यहाँ जो हमारा बायां आलिंद है उसमें आ जाता है। बाएं आलिंद में आने के बाद इसके संकुचित होने पर रुधिर जो है वो बाएं निलय में चला जाता है। बाएं निलय से अब इसे पूरे शरीर के अंगों को वितरित किया जाना है। तो यहाँ से बच्चों ये महाधमनी के द्वारा धमनियों में होता हुआ शरीर के सभी अंगों को पहुंचा दिया जाता है। इसी बात को आप इस प्रकार भी समझें बच्चों, इस पूरी क्रिया प्रणाली में 2 बार रुधिर हृदय में आया है। एक बार जब अंगों से आया और दूसरी बार जब फुफ्फुस से शुद्ध होकर के रुधिर आया है। तो एक पूरा चक्र पूरा करने में रुधिर को 2 बार हृदय से गुजरना होता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानव का परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। प्रश्न आता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर एक चक्र पूरा करने में 2 बार हृदय से गुजरता है। उसके बाद आप देखिए दोहरा परिसंचरण को आप और एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, इस प्रकार ये देखिएगा, यहां शरीर के सारे भागों से बच्चों जो महाशिरा है वो रुधिर लेकर के चलती है।
नीला रुधिर, जो नीला रंग है बच्चों वो आपको अशुद्ध रुधिर बता रहा है, ऑक्सीजन रहित रुधिर बता रहा है। ये ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है हमारे दाहिने आलिंद में, दाहिने आलिंद के संकुचित होने पर दाहिने निलय में, और उसके बाद यहां से शुद्ध होने के लिए, ये देखिए ये भी अशुद्ध रुधिर नीला रंग है, और कहां चला जाता है, फुफ्फुस में चला जाता है जहां रुधिर का शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है। अब रुधिर शुद्ध बन चुका है और आप देखिए फिर ये फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा रुधिर, फिर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा आप देखिए रुधिर का रंग आपको लाल दिखाई दे रहा है, शुद्ध रुधिर है जो कि हृदय के बाएं हिस्से में आ रहा है, आलिंद में आया, आलिंद के बाद निलय में आया और निलय से निकल करके बच्चों महाधमनी के द्वारा विभिन्न धमनियों से होता हुआ शरीर के प्रत्येक हिस्से को पहुंच गया। तो यहां आकर के वापस से इसका क्या माना जाता है, एक चक्र पूरा हुआ, शरीर से निकला रुधिर और शरीर में आया। इस एक चक्र में हमने देखा 2 बार हृदय में रुधिर ने प्रवेश किया है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। आइए लौटते हैं अपनी क्लास में। कुछ मुख्य मुख्य बिंदु हम नोट कर लें। बात कर रहे थे हम बच्चों, हृदय पेशीय अंग है, मुट्ठी के आकार का, वक्षीय गुहिका में दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित, 4 कोष्ठीय, ऊपर के 2 कोष्ठ आलिंद, जबकि निचले 2 कोष्ठ निलय कहलाते हैं। बाएं भाग में ऑक्सीजनित, बाएं भाग में ऑक्सीजनित रुधिर, जबकि दाएं राइट साइड में ऑक्सीजन रहित रहता है। दोनों रुधिर आपस में नहीं मिलते हैं। आलिंद व निलय के बीच वाल्व होने से रुधिर उल्टी दिशा में नहीं जा पाता। तो ये मुख्य मुख्य बातें हो गई हैं बच्चों। हृदय का कार्य क्या है? शरीर के प्रत्येक हिस्से को रुधिर पंप करना, रुधिर पहुंचाना, इसका काम है। इतना आप नोट कीजिए। उसके बाद बात करेंगे बच्चों इसकी क्रियाविधि की। यदि हम उसे एक रेखा चित्र के माध्यम से नोट कर लें तो हमें याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि कैसी है? दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक चक्र में
रुधिर 2 बार हृदय से गुजरता है। और ये काम आवश्यक भी है बच्चों। क्यों आवश्यक है? ताकि शरीर का तापमान, जिससे शरीर का तापमान नियत बनाने में सहायता मिलती है। बोर्ड में ये प्रश्न आया हुआ है बच्चों, दोहरे परिसंचरण का क्या भूमिका है? तो शरीर का तापमान आपको ध्यान होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे बनाए रखने में सहायता मिलती है इस दोहरे परिसंचरण तंत्र से, ऊर्जा मिलती है। समय है बच्चों ब्रेक का, लौटते हैं कुछ समय पश्चात।
स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका। बात हम कर रहे थे दोहरा परिसंचरण तंत्र। आप नोट कर लें, आपके लिए हमने इसे नोट कर दिया है। शरीर के विभिन्न भागों से एक बार समझ लें बच्चों, उसके बाद नोट करने का टाइम देंगे आपको। शरीर के विभिन्न हिस्सों से शिराओं के द्वारा महाशिरा से होते हुए कौन सा रुधिर है? ऑक्सीजन रहित रुधिर है। कहाँ आ जाता है? दाएं आलिंद में आ जाता है। दायां बायां समझ में आता होगा बच्चों। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप नोट कर लें। राइट, दायां राइट को कहते हैं। तो राइट जो ऑरिकल है उसमें एट्रियम के अंदर आ जाता है, दाएं आलिंद में आ जाता है रुधिर। जब दायां आलिंद संकुचित होता है बच्चों, ये रुधिर दाएं निलय में आ जाता है। अब इन दोनों के बीच आपको बताया था वाल्व है जो रुधिर को निलय से आलिंद में वापस जाने नहीं देते हैं। तो रुधिर अब कहाँ आ गया? दाएं निलय में पहुंच गया। दायां निलय जब संकुचित होगा अपनी बारी पर, जब इसकी बारी आएगी संकुचित होने की, तो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी में ध्यान देने की बात है, अभी कौन सा रुधिर चल रहा है? ऑक्सीजन रहित, यानी फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर है। इस धमनी के द्वारा रुधिर फुफ्फुस में पहुंच जाता है, जहां आपको इससे पहले जब श्वसन तंत्र पढ़ाया था तो हमने बताया था कूपिकाओं में ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है। रुधिर से CO2 बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है। तो अब रुधिर जो है बच्चों वो ऑक्सीजनित हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, ध्यान देने की बात, फुफ्फुसीय शिरा कौन सा रुधिर है? शुद्ध रुधिर है। ये शुद्ध रुधिर आ जाता है बाएं आलिंद में। बाएं के लिए आप लिख लीजिए लेफ्ट, ध्यान नहीं रहे दायां बायां। तो जो इसका बायां हिस्सा है उसमें आ जाता है बाएं आलिंद में कौन सा रुधिर आ गया? शुद्ध रुधिर। जब बायां आलिंद संकुचित होगा तो बाएं निलय में रुधिर भर जाएगा और अपनी बारी पर जब बायां निलय संकुचित होगा बच्चों, तो महाधमनी के द्वारा होता हुआ विभिन्न धमनियों के द्वारा, महाधमनी तो बड़ी धमनी है और फिर ये छोटी छोटी धमनियों में बटी हुई होती है, इन धमनियों के द्वारा पूरे शरीर को वितरित कर दिया जाता है। तो इस पूरे एक चक्र में, ये चक्र क्या हुआ? एक चक्र, 2 बार हृदय में, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ रुधिर आता है। इसीलिए इस परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। 2015 में बच्चों इसका रेखा चित्र के द्वारा आपको बनाना आया हुआ है। तो इस प्रकार आप नोट कर लें। तो अगर हम इस चीज को बोलते हैं बच्चों तो करीबन 1 पेज भर जाएगा, लेकिन आप अगर इस तरीके से रेखा चित्र के माध्यम से लिख लेंगे, याद कर लेंगे और इवन परीक्षा में भी इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स आप प्राप्त कर पाएंगे। नोट कर लें आप। यहां तक हमारी रुधिर की बात हो चुकी, हृदय की बात हो चुकी। इसके आगे हम लेंगे रुधिर वाहिनियां। फुर्ती से आप थोड़ा नोट करें। दोबारा मैं बोलती जाती हूं। शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा, तीर का निशान, तीर के निशान के ऊपर है महाशिरा द्वारा और तीर के निशान के नीचे है ऑक्सीजन रहित रुधिर दायां आलिंद, दाएं आलिंद में आता है। फिर तीर का निशान जिसके ऊपर लिखा है संकुचन, संकुचन द्वारा दाएं निलय में आता है। फिर तीर का निशान संकुचन द्वारा फुफ्फुस धमनी द्वारा संकुचित होती है और फुफ्फुस धमनी के द्वारा रुधिर आ जाता है फुफ्फुस में, फेफड़ों में आ जाता है, जहां ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं रुधिर में O2 व CO2 का विनिमय। फिर तीर का निशान फुफ्फुस शिरा द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर बाएं आलिंद में आ जाता है। फिर तीर का निशान संकुचन द्वारा बाएं निलय में आता है और फिर तीर के निशान के ऊपर संकुचन और नीचे महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों को धमनियों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। तो बच्चों धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर है, केवल एक धमनी को छोड़कर। कौन सी धमनी है? फुफ्फुस धमनी।
और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर है, क्योंकि शरीर से जो आ रहा है वो रुधिर कैसा था, अशुद्ध था, लेकिन फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। जब अभी हम धमनी और शिरा के अंतर करेंगे तो ये अंतर भी उसमें शामिल होगा। आप लिख लें जो लोग थोड़ा धीरे लिखते हैं। आगे बात हम करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र में। तीसरी बात रुधिर वाहिनियां। तीन प्रकार की रुधिर वाहिनियां हैं बच्चों, धमनी, शिरा और तीसरी है केशिकाएं। पतली वाहिनियां जो हैं वो केशिकाएं कहलाती हैं। हम लेंगे बच्चों धमनी और शिरा के अंतर, तो दोनों की अलग अलग बात भी आ जाएगी। और यदि हमसे अंतर पूछा जाता है, एक साल बोर्ड में दोनों में अंतर पूछा गया है, तो उसका भी उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। थोड़ा सा मिटा देते हैं, बाकी आप लिख लें। पहला अंतर बच्चों हम इस आधार पर कर सकते हैं, धमनी क्या करती है, रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है, और शिरा अंगों से हृदय तक लाती है। दूसरा अंतर आप कर सकते हैं, धमनियां गहराई में स्थित होती हैं, जबकि शिराएं सतह पर स्थित। धमनियों में तीसरा अंतर, रुधिर अधिक दाब से बहता है, जबकि शिराओं में दाब जो है वो कम दाब होता है। जब दाब अधिक रहता है बच्चों, तो इनकी दीवारें मोटी होना स्वाभाविक है, दीवारें इनकी मोटी होती हैं, अन्यथा ये फट जाएंगी। दीवारें मोटी होती हैं और कम मोटी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पतली होती हैं। धमनियों में कपाट नहीं होते, जबकि इनमें कपाट पाए जाते हैं। छठा अंतर, फुफ्फुस धमनी, हमने शॉर्ट में लिख दिया बच्चों फुफ्फुस धमनी को छोड़कर सभी में ऑक्सीजनित रुधिर होता है। और वहीं, अब ये अंतर आपको समझ में आ ही गया होगा, फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। इस प्रकार से बच्चों हम अंतर स्थापित कर सकते हैं धमनी और शिरा में। नोट कर लें आप। रंग के आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं, तो एक अंतर हम रंग का भी जोड़ सकते हैं कि धमनियां जो होती है उनका रंग गहरा लाल होता है, जबकि उनका कुछ
नीलापन लिए हुए होता है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया था। तो सबसे पहला अंतर, धमनी में रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं, जबकि शिराएं अंगों से हृदय तक लाती हैं। दूसरा अंतर, धमनियां गहराई में स्थित होती हैं, जबकि शिराएं सतह पर स्थित होती हैं। तीसरा अंतर, रुधिर अधिक दाब से बहता है, धमनियों में रुधिर का दाब अधिक होता है, जबकि शिराओं में दाब कम होता है। चौथा अंतर, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, जबकि शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। अगला अंतर, कपाट नहीं पाए जाते हैं धमनियों में, जबकि कपाट पाए जाते हैं शिराओं में। और लास्ट अंतर, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर होता है, जबकि फुफ्फुस शिरा को छोड़कर सभी में ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। फुर्ती से लिखें बच्चों थोड़ा। चलिए बच्चों, लिख लिया होगा। इधर आइए आप, रुधिर दाब। अगला एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और है। रुधिर परिसंचरण के बाद रुधिर दाब किसे कहते हैं? वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य का दाब 120/80 मिलीमीटर होता है। इसे सामान्य रुधिर दाब माना जाता है बच्चों। अब इसका मापन किससे किया जाता है? एक बार बोर्ड में ये प्रश्न भी आया हुआ है। रुधिर दाब का मापन, एक जो यंत्र है उसका नाम आप ध्यान से नोट कीजिए, स्फाइगमोमैनोमीटर। थोड़ा सा कठिन है, टुकड़ों में याद करेंगे। स्फाइगमोमैनोमीटर से नापते हैं। तो इतनी बात तो हो गई है बच्चों आपके रुधिर परिसंचरण तंत्र की। उसके बाद बात करते हैं हम लसिका तंत्र की। समय लगभग हो चुका है, इसलिए आप फटाफट से सुनेंगे। लसिका जो है बच्चों, रुधिर का जो है वो छनावा भाग होता है लसिका। इसमें संगठन तो प्लाज्मा के समान ही पाया जाता है, लेकिन आरबीसी अनुपस्थित है, इसीलिए इसका रंग जो है वो श्वेत या रंगहीन होता है। इसके द्वारा वसा का वहन किया जाता है। शुद्धांत में जो वसा का पाचन हो गया, उसके बाद उस वसा का वहन लसिका के द्वारा किया जाता है। लास्ट में बच्चों बोर्ड के प्रश्न 2015, मानव हृदय की काट का नामांकित चित्र बनाइए। बना सकते हैं आप।
इसी प्रकार 2015 में मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। साथ ही साथ पूछा गया यह क्यों आवश्यक है। दोहरे परिसंचरण का प्रश्न 2013 में भी रिपीट हुआ है बच्चों। इसी प्रकार 2013 का एक और प्रश्न, रक्तदाब क्या है? धमनी तथा शिरा में दो अंतर बताइए। मानव हृदय की गांठ का नामांकित चित्र, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आपको रेखा चित्र के माध्यम से बता देना ही पर्याप्त हो जाएगा। आप उस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। यह क्यों आवश्यक है ये हमने कर लिया। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया, रक्तदाब क्या है, उसकी परिभाषा, यहाँ रक्तदाब और रुधिरदाब एक ही बात है। धमनी और शिराओं में हमने 6 अंतर कर लिया। आपको इसे भी 2 अंतर जो इसमें पूछे गए थे तो वो हम आसानी से लिख सकते हैं। इतनी बात हुई थी बच्चों परिसंचरण या वहन मानव में किस प्रकार होता है। आगे क्लास में हम बात करेंगे पौधों में किस प्रकार परिवहन की क्रिया होती है, और साथ ही साथ एक और टॉपिक रहता है इसका चैप्टर का हमारा उत्सर्जन तंत्र। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।